ठीक है। अब अगर प्लेटलेट एग्रीगेट कर गए हैं तो इस प्लेक की डिसरप्शन भी हो सकती है। डिसरप्ट जब कर जाएगा तो फिर उस एंडोथेलियम वगैरह एक्सपोज होगी और वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोसिस। या फिर यही प्लेक अगर डिसरप्ट कर जाता है तो और ज़्यादा थ्रोम्बस बनेगा और उसको हम कह देंगे ओक्लूसिव थ्रोम्बस। ये जो थ्रोम्बस बना था ये म्यूरल थ्रोम्बस है जिसमें वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसको हम ये एम्बोलाई भी बन सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये ओक्लूसिव थ्रोम्बस बन गया। अब ये जो म्यूरल वाला है ये अनस्टेबल एंजाइना में या फिर अक्यूट सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में या सडन डेथ में इस तरह की हमें पिक्चर मिलती है म्यूरल थ्रोम्बस। जबकि कम्प्लीटली अगर वो ओक्लूज कर रहा है ल्यूमेन को, ओक्लूसिव थ्रोम्बस, ये अक्यूट ट्रांस म्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में या फिर सडन डेथ की रीज़न यही होता है। तो ये सारे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स हैं। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा एंजाइना पेक्टोरिस। अच्छा, ये टॉपिक करने के बाद जो है हम फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी और इरफान मसूद से भी ये साथ साथ टॉपिक करेंगे। तो एंजाइना पेक्टोरिस कर लेते हैं पहले। एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये एक इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होता है जो कि मतलब बार बार होता है, जाता है, आता जाता है, जो कि ट्रांजिएंट रिवर्सिबल मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से होता है। ट्रांजिएंट थोड़े टाइम के लिए होता है, रिवर्सिबल है, आता जाता रहता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, उसकी वजह से ये चेस्ट पेन होता है इंटरमिटेंट। अब ये पेन जो है ये कॉन्सिक्वेंस होता है असल में इस्कीमिया इंड्यूस जो रिलीज़ हो रहा होता है एडिनोसिन का, ब्रेडिकाइनिन का और बाकी मॉलिक्यूल्स का जो कि हमारी ऑटोनोमिक नर्व्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये जो है इस्कीमिया की वजह से रिलीज़ हुए हैं, उसकी वजह से होगा। अब फॉलोइंग 3 वेरिएंट्स रिकॉग्नाइज हुए हैं। एक होता है टिपिकल या स्टेबल एंजाइना, दूसरा है प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना कहेंगे, तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। टिपिकल या स्टेबल एंजाइना जो है ये असल में प्रिडिक्टेबल एपिसोडिक चेस्ट पेन है। ठीक है, अब इस फिगर को भी देखते जाएं तो ये है स्टेबल एंजाइना या टिपिकल एंजाइना। तो ये असल में प्रिडिक्टेबल एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है जो कि पार्टिकुलरली लेवल ऑफ एक्सर्शन के साथ एसोसिएटेड है, यानी जितनी एक्सर्शन उस हिसाब से पेन होगा, या फिर किसी अदर इंक्रीज डिमांड के साथ रिलेटेड होता है। यानी अगर टैकीकार्डिया हो गया तो ये पेन जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, एक्सर्शन या डिमांड जब बढ़ेगी उस पर। तो ये पेन डिस्क्राइब हुआ है कि क्रशिंग या स्क्वीजिंग सब एक्सटर्नल सेंसेशन महसूस होती है जो कि ऑफन लेफ़्ट आर्म की तरफ रेडिएट करेगी या फिर लेफ़्ट जॉ की तरफ। तो इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं। अब ये जो पेन होता है ना ये रिलीव हो जाता है रेस्ट से, यानी हमने डिमांड को रिड्यूस करना है जो उसका कॉज है, या फिर ड्रग्स से जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे जो कि एक वेजोडाइलेटर है और ये कोरोनरी परफ्यूजन को बढ़ा देगी। दूसरी होती है प्रिंस मेटल या फिर वेरिएंट एंजाइना। अब ये वाली जो है वेरिएंट एंजाइना प्रिंस मेटल, ये फिगर से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें स्पाज़म हो गया है। तो ये रेस्ट पे होती है और ये कोरोनरी आर्टरी के स्पाज़म की वजह से होती है। आल्दो इस तरह के स्पाज़म टिपिकली जो है ये नियर उसके ऊपर या फिर नियर द एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स के ऊपर ही हो जाते हैं। स्पाज़म प्लैक होगा वहाँ पे ही बन सकते हैं स्पाज़म वेसल में या फिर उसके नियर। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल वेसल को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब प्रिंस मेटल एंजाइना टिपिकली रिस्पॉन्ड करता है प्रॉम्प्टली टू द वेजोडाइलेटर, जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन को जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से अब हम देंगे किसी भी तरह के वेजोडाइलेटर्स। तीसरी किस्म है अनस्टेबल एंजाइना, तो इसको हम क्रिसेंडो एंजाइना भी कहते हैं। कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट पेन होता है जो परसिपिटेट होगा प्रोग्रेसिवली, अगर थोड़ी बहुत भी एक्सर्शन की उस पर या फिर इवन रेस्ट पे भी ये ज़्यादा परसिपिटेट हो जाता है। अब अनस्टेबल एंजाइना आपने याद रखना है कि ये प्लेक की डिसरप्शन के साथ एसोसिएटेड है और उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज थ्रोम्बस बन गया है जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है। डिस्टल एम्बोलाइजेशन हो सकती है इसमें नीचे वाले लिम्स में, या फिर मतलब इसकी डिस्टल एम्बोलाइजेशन हो सकती है इसी थ्रोम्बस की, और या फिर वेजोस्पाज्म भी हो सकता है। ये हार्बिंगर हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। इसके अलावा ये कंप्लीट वास्कुलर ऑक्लूजन करवा सकता है अनस्टेबल एंजाइना। दैट्स इट। फंडामेंटल्स पैथोलॉजी पैथोमा में देख लेते हैं। सबसे पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज़। बेसिक प्रिंसिपल्स यही है कि एक ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स है जो कि मायोकार्डियल इस्केमिया से रिलेटेड है और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है यूएस में। फिर कह रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हमारी कोरोनरी आर्टरीज उनकी वजह से ये होता है और इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो हमारे मायोकार्डियम की तरफ कम हो जाता है। रिस्क जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का वो उतना ही है जिस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस का है और इसका इंसिडेंस एज के साथ जो है बढ़ता जाता है। अभी हमने एंजाइना पढ़ा तो कह रहा है कि स्टेबल एंजाइना
चेस्ट पेन होता है जो कि एक्सर्शन के साथ अराइज करता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। नंबर 1, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जब होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ की, जिसमें 70% से ज़्यादा स्टीनोसिस हो जाए तो उसकी वजह से एंजाइना होता है। इसके अलावा तो उसमें क्या होगा कि डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, जो एबल नहीं है कि हमारे मेटाबॉलिक डिमांड मायोकार्डियम को मीट कर सके ड्यूरिंग द एक्सर्शन। दूसरा, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें रिवर्सिबल इंजरी हो जाती है हमारे मायोसाइट्स को, यानी कि उनमें नेक्रोसिस नहीं होगी, रिवर्सिबल है, दोबारा सही हो सकता है ये स्टेबल एंजाइना। इसके अलावा इसमें चेस्ट पेन जो है वो 20 मिनट से कम का होता है और ये लेफ़्ट आर्म और जॉ की तरफ जो है वो रेडिएट करेगा। इसके अलावा पेशेंट को डायाफोरेसिस होगा, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग और परस्पायरेशन होती है इसमें स्टेबल एंजाइना में पेशेंट को, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो ये सिम्टम्स भी आपने याद रखने हैं। स्टेबल एंजाइना में EKG जो है वो हमें ST सेगमेंट की डिप्रेशन शो करेगा ड्यू टू द सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, यानी कि अब जैसे हमारे पास होता है सबसे पहले एपिकार्डियम, उसके बाद होता है मायोकार्डियम और लास्ट में आता है एंडोकार्डियम। तो अब ये जो ब्लड कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये नीचे तक जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। अब अगर जो है ओक्लूजन आ जाती है इस पॉइंट पे, तो ये जो है सब एंडोकार्डियल जो है इस्कीमिया करवा देगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगा, तो सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगी। तो ये EKG पे जो है ST सेगमेंट की डिप्रेशन के साथ हमें शो होगा। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि स्टेबल एंजाइना जो है ये नाइट्रोग्लाइसरीन देने से या रेस्ट से जो है रिलीव हो जाता है। अगली टाइप पे आ जाए जो कि है अनस्टेबल एंजाइना। तो ये चेस्ट पेन है जो कि रेस्ट की पे भी होगा, इवन पेशेंट अगर रेस्ट पे है उसके बावजूद उसको पेन होगा, तो ये अनस्टेबल एंजाइना है। ये क्यों होता है? जब जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बना है थ्रोम्बोसिस के साथ, तो वो अगर रप्चर कर जाता है उसकी वजह से ही अनस्टेबल एंजाइना होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्लूजन हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की। तो इसमें आपने ये वर्ड याद रखना है कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्लूजन हो रही है कोरोनरी आर्टरी की, यानी थ्रोम्बस तो बना है लेकिन यहाँ से ब्लड फ्लो थोड़ा बहुत जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्लूजन हुई है। जैसे अगर 8.1 फिगर है, इसमें हमारे पास ये शोन है थ्रोम्बोसिस कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। इस A फिगर में इनकम्प्लीट ऑक्लूजन दिखाई गई है, तो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा। ये B फिगर है, इसमें जो है कंप्लीट ऑक्लूजन दिखाई गई है, कम्प्लीटली देखिए लुमेन ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। अच्छा, अब ये जो अनस्टेबल एंजाइना है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें भी रिवर्सिबल इंजरी हो जाती है मायोसाइट्स को, और इसमें भी नेक्रोसिस नहीं होगी, और जो इसमें EKG है उसमें भी हमें ST सेगमेंट की डिप्रेशन मिलती है ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, और ये भी नाइट्रोग्लाइसरीन से ही रिलीव हो जाता है। नाइट्रोग्लाइसरीन का मेन एक्शन यही होता है कि वो हमारी जो है ना वेजो डायलेशन करवा देते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट की तरफ जो है वीनस ब्लड जो है वो कम पहुँचेगा, तो उसकी वजह से उस पर वर्क लोड कम होगा और वो इस्कीमिया जो है वो कम होगी, एंजाइना कम होगी, डिमांड मतलब कम होगी ना, क्योंकि उसको पंप करने के लिए डिमांड कम चाहिए तो कम पंप करेगा, तो इस वजह से। अब हाई रिस्क है इसमें प्रोग्रेशन का टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी अनस्टेबल एंजाइना आगे जाके मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा सकता है। थर्ड टाइप पे आ जाए जो कि हमारी प्रिंस मेटल एंजाइना, या फिर जो कि असल में एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है, और ये अनरिलेटेड है टू एक्सर्शन से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है। ये क्यों होता है? कोरोनरी आर्टरी के वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। ये हमें इसमें भी मायोसाइट्स में कोई भी नेक्रोसिस नहीं होगी, ये रिवर्सिबल इंजरी ही होती है। EKG में इसमें भी ST सेगमेंट की लेकिन इसमें देखें डिप्रेशन नहीं है, एलिवेशन मिलेगी ड्यू टू द ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, यानी वही बात जो है हमारे पास एपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम और उसके बाद एंडोकार्डियम। तो इसमें क्या होता है कि पूरा ट्रांसम्यूरली जो है ये अफेक्ट होगा, ट्रांसम्यूरल इसमें हमारे पास हो जाती है इस्कीमिया, तो वो जो है ST सेगमेंट की एलिवेशन के साथ हमारे पास EKG पे शो होता है, पूरा इंटायरली अफेक्ट होगा। और ये याद रखिएगा कि इसको जो है हम नाइट्रोग्लाइसरीन देके या कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो प्रिंस मेटल एंजाइना रिलीव हो सकता है। दैट्स इट। अच्छा, इरफान मसूद से भी देख लेंगे। सबसे पहले है इस्केमिक हार्ट डिसीज़। तो हमने कहा कि ये क्लोजली ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड सिंड्रोम्स का, जो कि इम्बैलेंस की वजह से हो जाते हैं, जब मायोकार्डियल की ऑक्सीजन डिमांड और जो उसकी सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज़ में से उनके दरमियान इम्बैलेंस आ जाए, तो उसकी वजह से इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती हैं। तो ये ज़्यादातर जो 45 ईयर्स से ज़्यादा के मेन होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, एंड उतनी एज की या उससे ज़्यादा, और वुमेन जो 55 ईयर्स की और उससे ज़्यादा उम्र की हूँ। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की? अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, कोई टोबैको स्मोकर है, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ है, डिसलिपिडीमियाज, तो उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अब इसके अलावा इंक्रीज्ड LDL और डिक्रीज्ड HDL ये आ जाती हैं लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ में, ठीक है। इस तरह की कोई लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ हो, गुड कोलेस्ट्रॉल कम, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा, अच्छा इसकी क्लासिफिकेशन पहले देख लें।
तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हमने डिवाइड किया है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, सडन कार्डियक डेथ और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले है एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? ये ट्रांजिएंट कार्डियक इस्कीमिया होता है जो बिना सेल डेथ के होगा। याद रखिएगा कि इसमें मायोसाइट्स की डेथ नहीं होती, बस ट्रांजिएंट कार्डियक इस्कीमिया हो जाता है और उसके नतीजे में सब स्टर्नल यानी स्टर्नम के पीछे चेस्ट पेन होगा। अब ये फॉलोइंग टाइप्स का है। स्टेबल एंजाइना पहली टाइप है, इसको हम टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन टाइप है। ये कोरोनरी आर्टरी के एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि 75% से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस हो जाए। इसके अलावा प्लैक की डिसरप्शन इसमें याद रखिएगा नहीं होगी और प्लैक एसोसिएटेड थ्रोम्बस भी इसमें नहीं बनेगा। इसमें ईसीजी में हमने कहा एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन मिलती है क्योंकि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हो जाती है और ये हम रेस्ट से और नाइट्रोग्लाइसरीन से ये रिलीव हो जाता है। दूसरी टाइप है प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना। तो ये एपिसोडिक एंजाइना होता है जो कि रेस्ट पे भी होता है और ये कोरोनरी आर्टरी की वेजोस्पाज्म की वजह से होता है। अब इसमें जो अटैक होते हैं ये फिजिकल एक्टिविटी से अनरिलेटेड होंगे, ना ही इसका कोई हार्ट रेट से कोई ताल्लुक है ना ब्लड प्रेशर से, बस वेजोस्पाज्म हो गया उसकी वजह से पेन होगा। तो इसी में इसमें हमें एसटी सेगमेंट की याद रखिएगा डिप्रेशन नहीं बल्कि एलिवेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम पूरा का पूरा ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया हमें मिलता है, इसमें हो जाता है इसमें, और ये नाइट्रोग्लाइसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से रिलीव होगा। अनस्टेबल एंजाइना को हमने कहा क्रिसेंडो एंजाइना भी हम कहेंगे। ये तीसरी टाइप है एंजाइना की। तो इसमें फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ चेस्ट पेन होंगे जो कि इवन रेस्ट पे होंगे या फिर अगर मिनिमल एक्सर्शन हो तो उस पर भी पेन होगा। और ये मल्टी वेसल डिजीज़ है जिसमें कोरोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस तो वेरिएबल होगी लेकिन प्लैक की डिसरप्शन इसमें फ्रीक्वेंट हमें मिलती है और प्लैक के साथ साथ उसमें थ्रोम्बोसिस भी बन जाता है, लेकिन नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बोस होगा जिसमें से मतलब थोड़ा बहुत ब्लड पास करेगा। इनकम्प्लीट थ्रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये अनस्टेबल एंजाइना ये जो है ये प्रोड्रोम होता है सब्सिक्वेंट अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सडन जो कार्डियक डेथ है, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दैट्स इट। अब वापस आ जाएं रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टार्ट करते हैं जो कि अगली टाइप है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉमनली रेफ़र होता है कि हार्ट अटैक हम इसको कहते हैं। ये नेक्रोसिस होती है हमारे हार्ट मसल की जो कि इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब मेजर जो इसमें अंडरलाइन कॉज है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं उनका मेजर अंडरलाइन कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो किसी भी एज में हो सकते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ती जाती है प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी और रिस्क फैक्टर जो है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे तो इसका रिस्क भी बढ़ जाएगा। नेवरथलेस अप्रोक्सीमेटली 10% जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होते हैं ये 40 साल की उम्र से पहले अपीयर हो जाते हैं और 45% जो इस तरह के केसेस हैं वो 65 ईयर्स से भी पहले अपीयर हो जाते हैं। तो ब्लैक्स और वाइट्स इक्वली इफेक्ट होते हैं। मेंस जो है उनको इसका ज़्यादा रिस्क होता है बनस्पत वुमेन के। आल्दो जो गैप है ये प्रोग्रेसिवली नैरो हो जाता है विद एज। जैसे एज बढ़ेगी तो उससे उनमें ज़्यादा है। इन जनरल जो वुमेन है वो प्रोटेक्टेड होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से। क्यों? क्योंकि अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान क्योंकि एस्ट्रोजन का इसमें रोल है। हावेवर जैसे मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी जो है एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उनमें एक्सेलरेशन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की। और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बहुत ही कॉमन कॉज है डेथ का ओल्डर एडल्ट वुमेंस में। एस्ट्रोजन ही नहीं रहा जिसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अब पैथोजेनेसिस पे आ जाए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो वास्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है ये होते ही अक्यूट थ्रोम्बोसिस की वजह से हैं जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर हो रही है अक्यूट थ्रोम्बोसिस। तो 11.7 अगर हम फिगर देखें तो इसमें हमारे पास जो है शोन है डायग्राम सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन की कोरोनरी आर्टरी लीजन जो हमने देख चुके हैं वेरियस अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। थ्रोम्बोस हो जाता है, इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। तो देखिए मोस्ट जो इंस्टेंसेस है उनमें डिस्ट्रप्शन हो जाए या इरोजन हो जाए इसी प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की, तो ये सर्व करता है एज अ निडस फॉर द थ्रोम्बोस जनरेशन। यानी अगर ये प्लैक रप्चर कर जाता है ना तो पीछे जो है सब एंडोथेलियम अगर एक्सपोज हो जाएगी तो वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, तो उसके नतीजे में वास्कुलर अक्लूजन हो जाएगी बिल्कुल और सब्सिक्वेंट इन्फार्क्शन हो जाएगी इस परफ्यूज्ड मायोकार्डियम की, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो 10% जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केसेस हैं उनमें हाउएवर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन होती है, ठीक है। पूरे ट्रांसम्यूरल एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम सबको अफेक्ट करेगी। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ द अक्लूसिव एथेरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज़ होती है, यानी कोई अक्लूजन भी नहीं है वेसल में,
उसके बावजूद ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन हो जाती है 10% केसेस में, ऐसा देखा गया है। अब इस तरह के अब ये जो इन्फाक्ट है ना, ये ज़्यादातर एस्क्राइब हुए हैं कोरोनरी आर्टरी के वेज़ोस्पाज़म की वजह से, या फिर ये एम्बोलाइजेशन की वजह से भी होते हैं, जो कि म्यूरल थ्रोम्बाई से आया है, यानी कि जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन की सेटिंग में, या फिर ये वाल्व की वेजिटेशंस की वजह से भी इस तरह के इन्फाक्ट हो सकते हैं। तो ये भी डिफरेंट इसके कॉजेज़ हैं जो 10% केसेस में देखा गया है। अब कह रहा है कि ओकेजनली स्पेशली विद इन्फाक्ट्स जो कि लिमिटेड होते हैं सिर्फ इनर मोस्ट यानी सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम में अगर सिर्फ हुआ है इन्फाक्ट, तो थ्रोम्बाई या एम्बोलाई इस तरह के केसेस में एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे। अब इस तरह के जो केसेस हैं उनमें सीवियर और फिक्स्ड जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है वो मार्जिनल परफ्यूजन करवाएगी हार्ट की। अब इस तरह की सेटिंग में अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इंक्रीज डिमांड है, यानी डिमांड काफ़ी टाइम से बढ़ी हुई भी है हमारे मायोकार्डियम की, जैसे अगर टैकीकार्डिया हो जाता है या हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा अब डिमांड बढ़ गई है, तो ये इस्कीमिक नेक्रोसिस करवा देगा एंडोमायोकार्डियम की। ठीक है, ये पोर्शन है हमारे हार्ट का जो कि एपिकार्डियल वेसल्स से नीचे है। एपिकार्डियम बाहर वाली लेयर होती है, फिर मायोकार्डियम होता है और फिर एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम वाले से नीचे वाला रीजन जो होता है ये एंडोमायोकार्डियम होता है, तो उसकी जो है इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, हाइपरटेंशन या टैकीकार्डिया वगैरह हो गया है, और इसमें हुआ क्या था कि बहुत डीप कोई मतलब थ्रोम्बाई एम्बोलाई वगैरह नहीं था, बस सिवियर फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक कोइलेशन थी जो इनर मोस्ट थी एंडोमायोकार्डियम में, उसने इन्फार्क्ट करवा दिया था। ठीक है, अब फाइनली इस्कीमिया जो है वो विदाउट डिटेक्टेबल एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कोई भी हमें एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ भी नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह का इस्कीमिया जो है ना, ये कॉज हो सकता है किसी और डिसऑर्डर से, जो कि स्मॉल इंट्रामायोकार्डियल हमारे आर्टीरियोल्स की हो सकती है डिसऑर्डर, इंट्रामायोकार्डियल आर्टीरियोल्स, जिनमें वास्कुलाइटिस की वजह से भी हो सकता है, अमाइलॉइड की डिपोजिशन या स्टेसिस हो गई है ब्लड की, जैसा कि सिकल सेल डिजीज़ में होता है, तो उसकी वजह से इस तरह का हमें इन्फाक्ट मिल सकता है, एंडोमायोकार्डियल इन्फाक्ट। अब आ जाए कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन पे। तो टिपिकल जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उसमें फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट हो रहे होते हैं। सबसे पहला है एक एथ्रोमेटस प्लैक जो है वो इरोड हो जाता है। ठीक है, इरोड हो जाएगा, या फिर ये सडनली डिसरप्ट हो जाएगा जब एंडोथेलियल इंजरी होगी उसकी वजह से, या जब इंट्रा प्लैक अंदर ही अंदर हेमरेज हो जाएगा उसकी वजह से ये डिसरप्ट हो जाएगा, या कोई मैकेनिकल फोर्स पड़ी है इस पर, तो उसके नतीजे में ये नीचे वाला सब एंडोथीलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा, और नेक्रोटिक प्लैक जो है उसमें ये जो नेक्रोटिक प्लैक जो टूटा है, डिसरप्ट हुआ है, उसको भी जो है एक्सपोज कर देगा ब्लड को और नेक्रोटिक, यानी कि ब्लड जो है ना, यहाँ पे जो ब्लड है वो एक्सपोज हो जाएगा इस सब एंडोथीलियल कोलेजन को, और इस नेक्रोटिक प्लैक को एक्सपोज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या होता है, थ्रोम्बोसिस होती है ना इस केस में। तो कह रहा है कि फिर क्या होगा कि प्लेटलेट्स यहाँ पे आके एडहेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपस में एग्रीगेट करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये क्या रिलीज़ करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और सेरोटोनिन, तीनों याद रखने हैं आपने, पढ़ते आए हैं हम, और ये फर्दर प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवा देगा और वेज़ोस्पाज़म हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एक्टिवेशन हो जाती है कोएगुलेशन की बाय द एक्सपोजर ऑफ द टिश्यू फैक्टर एंड अदर मैकेनिज्म्स एडेड टू द ग्रोइंग थ्रोम्बस, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू फैक्टर भी एक्टिवेट हो गया है, वो भी मतलब एक्सपोज हो गया है, तो उसकी वजह से अब कोएगुलेशन का सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो मिनट्स के अंदर जो थ्रोम्बस है ना, ये इवॉल्व हो सकता है कम्प्लीटली, मतलब इवॉल्व होकर कम्प्लीटली ऑक्लूड कर देगा हमारे इस वास्कुलर लुमेन को कोरोनरी आर्टरी के। तो अब एविडेंस जो है इस तरह के सिनेरियो का वो डिराइव होता है फ्रॉम द ऑटोप्सी स्टडीज से ऑफ द पेशेंट जो कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से मर जाते हैं, एज वेल एज इमेजिंग स्टडीज़ जिनमें हमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन अर्ली आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब एंजियोग्राफी जो हम परफॉर्म करते हैं विद इन द 4 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो हमें डिमॉन्स्ट्रेट करती है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो कि 90% ऑफ द केसेस में हमें ये मिलती है थ्रोम्बोसिस। अब जब एंजियोग्राफी जो है हम 12 से 24 घंटों के बाद करेंगे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम, तो however evidence of the thrombosis is seen in only 60% of the patient even without intervention।
ठीक है। इवन बिना इंटरवेंशन के भी हमें 60% ऑफ द पेशेंट में, अगर हम 12 से 24 घंटों के बाद करते हैं एंजियोग्राफी, तो हमें फिर भी थ्रोम्बस मिलता है 60% केसेस में। थस एटलीस्ट कुछ जो ओक्लूजन्स हैं वो क्लियर स्पॉन्टेनियसली हो जाएंगी लाइसिस के थ्रू, यानी इसी थ्रोम्बस की लाइसिस हो जाएगी, या फिर ये जो स्पाजम हो जाता है ना वेसल का, उसका उस स्पाजम की रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो ये सही हो जाएगा, ओक्लूजन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगी, या फिर लाइसिस के थ्रू। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है टिपिकल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, तो इसमें इसकी भी थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशंस हैं, यानी कि अर्ली थ्रोम्बोलाइसिस और या फिर एंजियोप्लास्टी जो है ये हाई सक्सेसफुल होती हैं इन लिमिटिंग द तो यानी अर्ली थ्रोम्बोलाइसिस और एंजियोप्लास्टी जो है बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं कि ये एक्सटेंट ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस को लिमिट कर सकती हैं, कि मतलब अगर जल्दी थ्रोम्बोलाइसिस हो जाती है, थ्रोम्बस टूट जाता है, या फिर एंजियोप्लास्टी हम कर लेते हैं, तो उससे सही हो सकता है, मायोकार्डियम को नेक्रोसिस से बचाया जा सकता है। दैट्स इट। अब आ जाए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, हमने एक कंपोनेंट कर लिया जो कि था कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन। दूसरा है इसकी पैथोजेनेसिस में दूसरा कंपोनेंट है मायोकार्डियल रिस्पॉन्स टू द इस्कीमिया, क्या होगा। अब देखिए लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई जो है उसका प्रोफाउंड फंक्शनल, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे मायोकार्डियम के लिए। तो सेकेंड्स ऑफ द वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई उसके बिल्कुल सेकेंड्स के बाद जो है एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो सीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म सीज़ हो जाएगा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, और पोटेंशियली नॉशियस मेटाबोलाइट्स जैसे कि लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा हमारे कार्डियक मायोसाइट्स के अंदर। अब जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस है वो है कि इसमें रैपिड लॉस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइलिटी का, हमारा मायोकार्डियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सही तरीके से, और ये मिनट्स के अंदर हो जाएगा, या फिर जैसे इस्कीमिया शुरू होती है तभी ऐसा हो जाएगा। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो हमें क्या मिलते हैं, जिसमें मायोफिब्रिलर रिलैक्सेशन हो जाती है, ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो जाएगी, यूटिलाइज होगा ना, इसके अलावा सेलुलर और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये भी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मिलते हैं। अब इस तरह के चेंजेस रिवर्सिबल हैं, ये आप याद रखिएगा, रिवर्स हो सकते हैं। ओनली जो प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया है ना, जो 20 से 40 मिनट तक रहती है, तो ये इरिवर्सिबल डैमेज करवा देगी और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी मायोसाइट्स की। दिस इज़ अ BCQ पॉइंट कि कौन सी नेक्रोसिस होगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है। अब लॉन्गर जो पीरियड्स हैं इस्कीमिया के, उनसे हमारे वेसल की जो इंजरी है वो हो जाएगी। अगर ज़्यादा टाइम से हो रही है इस्कीमिया तो वेसल्स इंजर हो जाएंगी, और उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएगा। थस अगर जो ब्लड फ्लो है वो रीस्टोर हो जाता है बिफोर कि ये इरिवर्सिबल इंजरी हो हमारी वेसल्स को, उससे पहले अगर ब्लड फ्लो वापस से रीस्टोर हो जाता है तो मायोकार्डियम प्रिजर्व हो सकता है, और ये गोल होता है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन का बाय द थ्रोम्बोलाइसिस या फिर एंजियोप्लास्टी। इसकी मदद से हम कर सकते हैं इसको, मायोकार्डियम को प्रिजर्व। हाउएवर जैसा कि हमने पहले अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि रीपरफ्यूजन के भी जो है डिलीटेरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि हमें पता है, और इवन अगर रीपरफ्यूजन टाइमली हो जाती है तो पोस्ट इस्कीमिक मायोकार्डियम जो है ये प्रोफाउंडली डिसफंक्शनल हो सकता है कुछ दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें परसिस्टेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसके सेलुलर बायोकेमिस्ट्री में, जिसके नतीजे में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट रहेगी हमारे मायोकार्डियम की, जिसको हम कहते हैं स्टन्ड मायोकार्डियम। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वो। तो इस तरह की जो स्टनिंग है ये सिवियर भी हो सकती है, इनफ कि ये ट्रांजिएंट लेकिन रिवर्सिबल कार्डियक फेलियर करवा दे। ट्रांजिएंट होगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन रिवर्सिबल होगा। मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है ये कंट्रीब्यूट करती है एरिथमियास की तरफ, इसकी वजह से एरिथमियास भी होते हैं प्रोबेबली, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं, यानी इरिटेबिलिटी हो जाती है हमारे जो इस्कीमिक रीजन्स है ना हार्ट के, मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ उसके इस्कीमिक रीजन्स में इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो एरिथमियास हो जाएंगे। आल्दो मैसिव मायोकार्डियल डैमेज जो है अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये फैटल मैकेनिकल फेलियर करवा देगा, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है इन द सेटिंग ऑफ द मायोकार्डियल इस्कीमिया, मोस्ट ऑफन 80 to 90% ऑफ द केसेस में, और ये असल में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है, जो कि मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी की वजह से हुई है। यानी कि मायोकार्डियल इस्कीमिया तो हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है, तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, मायोकार्डियम की इरिटेबिलिटी हो गई है मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से, तो वहाँ पे फिब्रिलेशन हो जाएगी, तो उस फिब्रिलेशन ने मैकेनिकल फेलियर करवा देना है, सडन कार्डियक डेथ करवा देनी है। ठीक है, और ये ज़्यादातर 80 to 90% ऑफ द केसेस में देखा गया है।
अब कह रहा है कि इरिवर्सिबल इंजरी हमारे इस्कीमिक मायोसाइट्स की पहले होगी सब एंडोकार्डियल जो जोन होता है उसमें। अब इसको देखने के लिए 11.8 फिगर देखें तो यहाँ पे प्रोग्रेशन दिखाई गई है मायोकार्डियल नेक्रोसिस की, जो कि कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन के बाद होती है। ठीक है, आर्टरी कोरोनरी आर्टरी ओक्लूड हो गई, उसके बाद मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो रही है। कैसे वो प्रोग्रेस करेगी वो सारा इसमें शोन है। एक ट्रांसम्यूरल जो सेगमेंट है मायोकार्डियम का, ये डिपेंडेंट होता है ओक्लूडेड वेसल पे फॉर द परफ्यूजन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एरिया एट द रिस्ट, ये यहाँ पे आउटलाइन हुआ है। नेक्रोसिस जो है वो बिगिन कहाँ से होगी, सब एंडोकार्डियल रीजन से, जो कि इन द सेंटर ऑफ द इस्कीमिक जोन में होता है। यानी जो इस्कीमिक जोन है जहाँ पे इस्कीमिया हो रही है उसका जो सेंटर है वो होता है हमारा सब एंडोकार्डियल रीजन। वहाँ से नेक्रोसिस शुरू होगी और वो एक्सपेंड करती जाएगी और इंटायर वॉल की थिकनेस को इन्वॉल्व कर देगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है नोट करें कि यहाँ पे वेरी नैरो जोन मायोकार्डियम का, जो कि इमीडिएटली बीनीथ द एंडोकार्डियम है, वो स्पेयर हो गया है नेक्रोसिस से, यानी इसको नेक्रोसिस अफेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये एंडोकार्डियम का जो ये नैरो सा एरिया है इसको अफेक्ट नहीं कर रही। तो ये एरिया क्यों स्पेयर हो गया है एंडोकार्डियम का, यहाँ पे इसको नेक्रोसिस क्यों अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि जो है ये डायरेक्टली ऑक्सीजनेट हो रहा होता है, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है उसमें से डायरेक्ट उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, तो इसलिए ये बच गया है। ठीक है, ये एंडोकार्डियम है, ये बीच में मायोकार्डियम और ये एपिकार्डियम। तो सब एंडोकार्डियम जो है ना यहाँ से शुरू होती है नेक्रोसिस। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जो इस्कीमिक मायोसाइट्स हैं उनमें जो इरिवर्सिबल इंजरी होती है वो पहले सब एंडोकार्डियल जोन में होती है। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि ये रीजन जो है स्पेशली ज़्यादा ससेप्टेबल होता है टू इस्कीमिया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट एरिया है जिसको ब्लड मिलता है, डिलीवर होता है बाय द एपिकार्डियल वेसल्स, और ऑल्सो क्योंकि ना ये एक्सपोज होता है टू रिलेटिवली हाई इंट्राम्यूरल प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा होता है, जो कि इम्पीड करेगा इनफ्लो ऑफ द ब्लड को। तो विद अ प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया अ वेव फ्रंट ऑफ द सेल डेथ मूव्स थ्रू द outer regions through the other regions of the myocardium, driven by the progressive tissue edema and myocardial derived reactive oxygen species and inflammatory mediators। यानी अब जैसे जैसे इस्कीमिया और ज़्यादा होता जाएगा तो वेव जो सेल डेथ की जो वेव फ्रंट है ये बाकी रीजन्स ऑफ द मायोकार्डियम से भी गुजरेगी, जिसमें क्या होगा कि और ज़्यादा टिश्यू की एडिमा और मायोकार्डियल जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं ये भी उसको डैमेज करेंगे। इनफैक्ट जो है ये यूजुअली अचीव कर लेगा फुल एक्सटेंट विद इन 3 to 6 आवर्स। ठीक है, 3 से 6 घंटों में। और इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरवेंशन एंड इनफैक्ट कॉज्ड बाय द ऑक्लूजन ऑफ एन एपिकार्डियल वेसल कैन इन्वॉल्व द इंटायर वॉल थिकनेस, पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेगा और इसको हम कह देंगे ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट। शुरू हुआ था सब एंडोकार्डियल से और आखिर में जाके ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हो गया क्योंकि वो फैल गया है। ठीक है, पूरी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है क्योंकि हमारी एपिकार्डियल वेसल सबको ही सप्लाई कर रही होती है ट्रांसम्यूरली। तो क्लिनिकल इंटरवेंशन जो है विद इन दिस क्रिटिकल विंडो ऑफ टाइम कैन लेसन द साइज ऑफ द इन्फार्क्ट विद इन द टेरिटरी एट रिस्क। अगर हम इंटरवेंशन कर लेते हैं तो हम रिस्क को जो है साइज़ ऑफ द इन्फार्क्ट को रिस्क वाले एरिया पे जो है साइज़ को कम कर सकते हैं इन्फार्क्ट को। अब आ जाते हैं पैटर्न ऑफ इन्फाक्शन पे। जो लोकेशन, साइज़ और मॉर्फोलॉजिक फीचर्स होते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला है साइज़, तो साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्वॉल्व वेसल की उस पर भी डिपेंड करता है इन्फार्क्ट। 11.9 फिगर देखें तो इसमें जो है डिपेंडेंस दिखाई गई है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की ऑन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ डिमिनिश्ड परफ्यूजन जहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेफ्ट वाली जो ये फिगर है यहाँ पे जो है पैटर्न ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन दिखाया है जो कि मेजर कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से हो रहा है। यहाँ राइट साइड पे जो है जो राइट वेंट्रिकल है ये इन्वॉल्व हो सकता है विद द ओक्लूजन ऑफ द राइट मेन कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे वैसे शोन नहीं है, डिपिक्टेड नहीं है। अब राइट साइड ऑफ द फिगर पे आ जाए तो इसमें पैटर्न ऑफ इन्फाक्शन दिखाया गया है जो कि पार्शियल या ट्रांसिएंट ओक्लूजन की वजह से हो रहा है। इसमें ग्लोबल हाइपोटेंशन जो कि सुपर इम्पोज हो रही है फिक्स्ड 3 वेसल